जय श्री कृष्ण मित्रों। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि ग्रहों की कल बताते बताते टॉपिक रह गया था, ये शीर्षक हमारा रह गया था ग्रहों की अवस्था। आज मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। मित्रों, कल मैंने आपको बताया था कि कुल 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह की 12 राशियाँ होती है। उसमें से जो 2 ग्रह होते हैं राहु और केतु, वो अदृश्य ग्रह हैं। हालांकि उनकी पूर्ण रूप से उसकी गणना की गई है। मैंने आपको बताया था कहाँ से ये उत्पन्न हुए। पूर्ण रूप से इसकी गणना की गई है शास्त्रों में। राहु और केतु, राहु कुंडली में मित्रों शनिवत अपना प्रभाव देते हैं। जिस प्रकार शनि ग्रह अपना प्रभाव देते हैं उसी प्रकार राहु अपना प्रभाव देते हैं। एवं केतु 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 मंगलवत अपना प्रभाव देते हैं। जिस प्रकार मंगल अपना प्रभाव देते हैं कुंडली में, उसी प्रकार से केतु अपना प्रभाव देते हैं। तो मित्रों, बाकी बचे 7 ग्रह जिन्हें हम ब्रह्मांड में देख सकते हैं। हालांकि यहाँ से नहीं, जैसे टेलीस्कोप की मदद से देखा जाता है, लेकिन फिर भी जो विद्यमान है उसमें से 7 ग्रहों में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य और चंद्रमा, इनकी एक एक राशियां हैं। सूर्य की है सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि, और बाकी के जो 5 ग्रह बचे उनकी 2-2 राशियां हैं। इस प्रकार कुल मिला के 5 दूनी 10 राशियां ये, और 2 सिंह और कर्क, कुल मिला के 12 राशियां और 9 ग्रह हैं, जिसमें से 2 राहु केतु है और बाकी 7 अलग ग्रह। ये एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको कल तक दी थी। क्या भाव का क्या प्रभाव होता है ये मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया। आप देख लेना कल का वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड भी आप देख सकते हैं। अब आज जो मैं बता रहा हूँ ग्रहों की अवस्था अर्थात मित्रों, ग्रहों की अवस्था से मेरा ये मतलब है जो भी ग्रह कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ। सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, 7वां शनि ग्रह, 8वां राहु ग्रह और 9वां अंतिम केतु ग्रह। मैं आपको मित्रों ग्रह की एक सामान्य सी जानकारी और देता हूँ। इन सभी ग्रहों में से जो सबसे अधिक जिसकी महत्ता मानी गई है वो है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रहों के राजा है मित्रों। शास्त्र यहाँ तक के कहते हैं कि शास्त्र ने सूर्य ग्रह को इतना बलवान माना है। शास्त्र ने सूर्य के बारे में यहाँ तक बखान किया है कि अगर कुंडली में सारे ग्रह कमजोर पड़े हो, सारे मृत तो हो नहीं सकते, सारे अस्त तो हो नहीं सकते, सारे वृद्ध तो हो नहीं सकते, ये अवस्था अभी मैं बताऊंगा आपको, तो हो नहीं सकते। लेकिन सारे ग्रह कमजोर पड़े हो, सारे अकारक हो नहीं सकते, तो सारे कमजोर पड़े हो और केवल एकमात्र ग्रह सूर्य अगर बलवान है तो वो सूर्य ग्रह ही केवल पूरी की पूरी जन्म कुंडली को संभाल लेता है। व्यक्ति के जीवन को पूरे के पूरे को उज्जवल कर सकता है, पूरे के पूरे जीवन को निखार सकता है। सूर्य ऐसा ग्रह है। ठीक है मित्रों, सूर्य इन सब ग्रहों के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। मैं आपको शुरू से बेसिक और सामान्य जानकारी से आपका ज्ञान वर्धन करना चाहता हूँ। अब मित्रों मैं आपको बताता हूँ सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये टोटल जो मैंने आपको 9 ग्रह बता दिए। आप अपनी जन्म कुंडली जब खोलोगे मित्रों, तो उसमें ग्रहों के आप देखना है कि जब भी आप फलादेश के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाओगे और आप अपना जन्मांक चक्र लेके जाओगे कि पंडित जी हमारे इसका फलादेश बताना, वो एक ही बात बोलेंगे कि इसके अंश बल कहाँ है। बिना अंश बल के फलादेश संभव नहीं है। मतलब मित्रों मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के समय जो ग्रहों की अवस्थाएं होती है, उनके जो अंश होते हैं वही जन्म कुंडली में ग्रहों के अंश बल होते हैं। ग्रह के अंश बल होते हैं और उन्हीं ग्रह के अंश बलों के आधार पर व्यक्ति की जन्म कुंडली का फलादेश किया जाता है। अब मैं आपको ग्रहों के बारे में बताता हूँ। तो मित्रों ग्रह, ये टोटल जो 9 ग्रह है, इसमें से अब आपको मैं बताता हूँ टोटल
टोटल इसकी टोटल 9 ग्रह है और इनकी टोटल जो राशियां हैं वो है 12 राशियां। अब अंश बल को आप कैसे डिसाइड करोगे? ये अंश बल, अंश किसके हैं? अंश यानी डिग्री किसकी है? ग्रहों की। लेकिन ग्रह को कौन रिप्रेजेंट करता है? ग्रह को कौन प्रदर्शित करता है? उनकी राशियां ग्रह को प्रदर्शित करती है। कि जैसे मान लो किसी की मेष राशि है तो फिर वो मंगल ग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, तो उसकी राशियां इसके रिप्रेजेंटर के रूप में होती है, उनके मतलब कि उनको वो प्रदर्शित करती है। तो कुल मिला के 12 राशियां होती है। 12 में से मित्रों जो सम राशियां हैं, जो सम राशियां और जो विषम राशियां, जो सम राशियां और विषम राशियां, तो इसमें से मित्रों सम राशियां और विषम राशियां ये अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने क्यों बनाए हैं? वो इसलिए बनाए हैं मित्रों की जो सम राशियां हैं, सम अर्थात मैंने जो पिछले वीडियो में आप देख लें 1 से लेकर 12 राशि में थे, मेष यानी पहली राशि, तो 1 नंबर विषम है, अतः मेष राशि कौन सी हो गई? विषम राशि 1 नंबर की। दूसरी सम है, दूसरी कौन सी? वृषभ राशि, ये वृषभ राशि। तीसरी वापस विषम है, कौन सी है? तीसरी राशि कौन सी है? तो मित्रों तीसरी है मेष वृषभ मिथुन, मिथुन राशि। चौथी राशि मित्रों कौन सी है? तो चौथी है कर्क राशि। पांचवी राशि, तो पांचवी राशि कौन सी है मित्रों? पांचवी 5 नंबर विषम है, तो पांचवी विषम राशि कौन सी है? सिंह राशि। छठी सम राशि है, कौन सी है? कन्या राशि। सातवीं विषम है, कौन सी है? तुला राशि। आठवीं सम है, कौन सी है? वृश्चिक राशि। मित्रों अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हो तो एक चीज कंठस्थ कर लेना, राशियां आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए उंगलियों पर, क्योंकि ये ज्योतिषी की अ ब स द है, ज्योतिषी के ABCD है। ठीक है मित्रों, जो 9वीं जो राशि है वो है, 9वीं जो राशि है वो है मित्रों धनु राशि। 10वीं सम, मतलब आप नंबर देख लो, विषम संख्याएं कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9 और 11, तो ये सब विषम की तरफ आ गई। ये मकर राशि। 11 नंबर पे कौन सी है? तो कुंभ राशि। और 12वें नंबर पे कौन सी है? तो मीन राशि। मैंने सम और विषम क्यों अलग अलग किया? क्योंकि मित्रों ग्रहों की अवस्थाएं सम और विषम पर ही आएगी, इसीलिए मैंने इनको सम और विषम पे किया है। ठीक है। अब मित्रों अब मैं ग्रहों की अवस्था बताता हूँ। ग्रहों की अवस्थाएं किस प्रकार से होती है ये देखिए आप। अब ग्रहों की अवस्थाओं के लिए मैं ये देखिए आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ग्रह के जो अंश होते हैं, अंश, और ये हो गई सम राशि और ये हो गई विषम राशि। ठीक है मित्रों। अब आपको कैसे, जैसे 0 से लेकर अगर 6 अंश है, 6 से 12 अंश है, माफ कीजिए 7 से 12, 13 से 18 अंश है, 19 से 24 अंश है और 25 से 30 अंश है। ठीक है मित्रों, ये चीज आपको मैंने बता दी कि ठीक है मित्रों। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं। अब आपको ये क्या होता है, ज्योतिष में जब भी आप प्रवेश करोगे तो मित्रों कुछ चीजें आपको कंठस्थ याद करनी पड़ेगी। ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ये क्योंकि ये याद होगा तभी आप फलादेश कर पाओगे। इनको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। आप वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार उसके वीडियो को बार बार देखिए, इनको याद करो कंठस्थ। ठीक है। अब सम अगर राशि है,
मान लिया जाए कि जन्मांक चक्र है किसी का बना हुआ। अब मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपका जन्मांक चक्र है और जन्मांक चक्र में कहीं पर भी मान लीजिए कि 7 नंबर लिखा हुआ है, कहीं पर भी 12 भाव है, 12 घर है, उसमें से कहीं पर भी 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर में मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर 7 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर सूर्य देव बैठे हुए मान लीजिए। तो सूर्य देव बैठे हुए, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये सूर्य बलवान है या कमजोर है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सूर्य देव का अंश बल देखना पड़ेगा। तो सूर्य देव का जब हम अंश बल देखेंगे तो सूर्य देव मान लो अंश बल, आप बहुत सारे अंश बल कैसे देख सकते हैं मित्रों? जैसे वैसे तो वैदिक काल के हिसाब से पंचांग से देखा, अब मैं आपको पंचांग से बताऊंगा तो ये बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा। अब हम जो टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं तो हम फलादेश करना सीख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी की मदद से आप इसके अंश बल तो ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। जैसे हिंदू कैलेंडर ऐप हो गया, कुंडली ऐप हो गया, इसमें जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म वगैरह सब डालो, कुंडली पे क्लिक कर दोगे, लग्न चार्ट आ जाएगा और लग्न चार्ट के नीचे आपके अंश बल लिखे हुए। या जन्म कुंडली उसमें जाओगे तो उसमें हिंदू कैलेंडर में जिधर वो जन्मांक चक्र बना हुआ उसकी दूसरी तरफ अंश बल लिखे हुए। तो ये बहुत सामान्य चीज़ है, ये आप देख लेना। अब जैसे मान लो कि 7 नंबर किसी कुंडली में कहीं भी लिखा हुआ 7 नंबर पर सूर्य बैठे हुए, तो सूर्य जो बैठे हुए हैं मित्रों, अब कैसे पता चलेगा सूर्य कमजोर है या फिर बलवान है? तो 7 नंबर का हम क्या देखेंगे कि यार सूर्य का अंश बल कितना है, तुरंत देखते हैं। तो नीचे देखते हैं तो नीचे मान लो लिखा हुआ है कि 25 एक कोमा और पीछे 28, इसका मतलब 25 अंश और 28 कला उसकी, या 30 कला जो भी है, 25 अंश 30 कला, 25 का 28 कला। तो अब 25 अंश और 30 कला, अब कैसे पता चलेगा कि हमें मित्रों जैसे सूर्य 7वें नंबर के घर में बैठे हुए हैं, 25 अंश 30 कला, तो ये हम कैसे देखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब जैसा अब आपको सम और विषम यहाँ पर काम आएगा। कैसे काम आएगा कि जैसे मान लो कि वैसे अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो मैं अगले वीडियो में एक काम करूंगा कि ये यही चार्ट ले लूंगा और साथ में एक जन्मांक चक्र भी ले लूंगा और दोनों को साथ में लेके उदाहरण देके समझाऊंगा। अभी आप मौखिक में समझ लो। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि हमको पंडित जी हमको दिक्कत आ रही है, शास्त्री जी हमको दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उदाहरण देके उसमें जन्मांक चक्र से समझा दूंगा। तो मित्रों जैसे कि मैं कह रहा था कि अब कैसे पता चलेंगे, तो अब जैसे मान लो सूर्य 7वें घर में 25 अंश में बैठा, 7 नंबर कौन सा हुआ? विषम राशि। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि भाई ये कौन सी राशि है? विषम राशि। अब कैसे पता चलेगा विषम राशि है? तो विषम राशि में क्या होता है, सम और विषम में क्या फर्क है मित्रों? 0 से लेके 6 अंश तक, 0 से लेके 6 अंश तक अगर सम राशि के अंदर ग्रह बैठा हुआ है तो वो मृत अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है मित्रों? मृत अवस्था में। मित्रों अगर 7 से लेकर 12 अंश तक, 7 से लेकर 12 अंश तक अगर सम राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो होता है वृद्ध अवस्था में। किस अवस्था में होता है मित्रों? वृद्ध अवस्था में। ठीक है, वृद्ध यानी बूढ़ी अवस्था में, वृद्ध अवस्था। 13 से लेकर 18 तक जो ग्रह बैठा होता है वो होता है युवा अवस्था, युवा एकदम पूर्ण रूप से बलवान, युवा अवस्था। और फिर 19 से 24 तक सम राशि में बैठा हो तो होता है कुमार अवस्था में। और मित्रों 25 से लेकर 30 हो तो बाल अवस्था में। ठीक है मित्रों, यही अगर मान लो कि विषम राशि हो तो विषम राशि में इसका उल्टा हो जाता है। बिल्कुल कैसे उल्टा हो जाता है? 0 से 6 तक वो हो जाता है बाल अवस्था में। ठीक है मित्रों, और 7 से 12 तक वो हो जाता है कुमार अवस्था में। ठीक है मित्रों, और 13 से 18 तो युवा ही होगा, मध्य की अवस्था है। और 19 से 24 विषम राशि है तो वृद्ध अवस्था में। और विषम राशि 25 से 30 है तो मृत अवस्था। ठीक है मित्रों, ये आपको कंठस्थ कर लेना है, ये आपको मित्रों ये चार्ट आप दिमाग में बिठा लो, इसको एकदम
कंठस्थ कर लो। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया है। अब जैसे मैंने उदाहरण लिया था कि मान लो जैसे मान लो कि ये जन्मांक चक्र में तुरंत में बनाया था फटाफट। ये लग्न हो गया। अब मान लो कि मैं कहीं सामान्य सा एक लिख रहा हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है, और सूर्य है 25 अंश और 30 कला के साथ। ठीक है, अंश बल कई साइड में लिखे हुए होते हैं। मान लो 25 अंश 30 कला, तो अब ये सूर्य बलवान है या कमजोर है कैसे पता चलेगा? 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब विषम राशि, ये हो गई विषम राशि। कितना कितना इसका अंश कितना आ रहा? 25 अंश 30 कला, यानी 25 अंश 30 कला, यानी ये 25 अंश 30 कला है। तो विषम राशि में 25 अंश 30 कला, 25 और 25 यानी 25 अंश है ना, तो 25 और 30 अंश के बीच में अगर कोई भी ग्रह है, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत, नौ ही ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर वो 25 से 30 के बीच में उसकी अवस्था है और राशि कौन सी? विषम है, तो विषम राशि यानी ये विषम राशि और ये 25 से 30 यानी सूर्य यहाँ पर मृत अवस्था में है, बिल्कुल मृत अवस्था। मित्रों में एक चीज और बता दो, अगर कोई ग्रह मृत अवस्था में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रभाव नहीं होगा। होता क्या है कि जब भी हमारा जन्म होता है तो इन ग्रहों की जो अवस्थाएं होती वो इधर उधर ग्रह विचरण कर रहे होते हैं, इधर उधर नहीं ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होते हैं, और जहाँ जो जिस अवस्था में विचरण कर रहे होते हैं हमारा जन्म जिस समय हो जाता है उस समय हमको पता चल जाता है। तो मित्रों होता क्या है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलकर बना है और ग्रह भी उन्हीं तत्वों से मिलकर बने। हर ग्रह की अपनी एक विशेषता है, एक जल है तो एक अग्नि है, सूर्य अग्नि है, चंद्रमा जल है, तो इस प्रकार सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। बुध भूमि है तो मंगल भूमि है, तो इस प्रकार से सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। तो मित्रों होता क्या है कि अगर कोई ग्रह मृत है तो इसका मतलब उस ग्रह का जो तत्व है, तत्व तो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है ही है, 100% है, चाहे मृत है चाहे बलि पूर्ण युवा है, लेकिन वो थोड़ा सा कमजोर है, वो अपने पूर्ण प्रभाव देने में असक्षम है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब, मृत है इसका मतलब इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है मित्रों, मैं आपको कल जन्म कुंडली लेके और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है मित्रों, आप अगर मेरी जन्म कुंडली के सीरीज को देख रहे हैं, ये पार्ट 3 है मित्रों। अगर आप पार्ट 3 पहली बार देख रहे हैं तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखें। और मित्रों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मित्रों आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे कुछ एनर्जी मिलेगी, हाँ मैं और आगे काम करूँ। तो दोस्तों 1 सेकंड से कम समय लगता है मित्रों, 1 सेकंड से प्रिय मित्रों 1 सेकंड से कम समय लगता है, तो आप इसे कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही मेरे चैनल देखते रहने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।